तो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे मूव करने से पहले हम पढ़ते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, एक पॉइंट डिफाइन करेंगे जिनका नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या वो सेंटर ऑफ मास सच में मास का सेंटर है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जो है मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो सकता है अगर सिमेट्रिकल है, अदरवाइज वो कहीं पे भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है। तो सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करने से फायदा क्या है कि भाई अगर पूरे सिस्टम को हम एक पार्टिकल की तरह से एज्यूम करना चाहते हैं, 1 kg 1 kg 1 kg के 10 पार्टिकल्स हैं, अलग अलग हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन में जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम उसके सेंटर ऑफ मास पे 1 kg के अगर 10 पार्टिकल्स हैं, वो अगर कॉम्प्लिकेटेड वे में मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उसके सिंप्लीफाइड स्टडी या एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी करना चाहते हैं, तो वो पूरा मास हम उसके सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो ये पेन है और इस पेन को जो है ऐसे ऐसे जो है ऊपर फेंक दिया, तो अब ये क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसको हमने ऐसे मूव करा दिया। तो जब इसको मूव कराया तो क्या ये कुछ किसी भी अगर इंडिविजुअल पार्टिकल को फोकस करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पाथ पे वो मूव कर रहा है, अलग अलग पाथ पे ये जा रहा है। बट अगर हम इसमें अपना पार्टिकल वाली थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इस पूरे रॉड को हम एक सिंगल पार्टिकल की तरह से बिहेव करें, तो किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, वो पैराबोलिक टाइप के पाथ पे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर इस रॉड के मोशन में, जिसको कि मान लो ऐसे प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड से, ऐसा कुछ है, ऐसा हमने इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, और तो पार्टिकल टाइप का मोशन कौन करेगा, पार्टिकल टाइप का मोशन जो है इसका सेंटर ऑफ मास करेगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो ये जो है ये ऐसे जो है रोटेट भी कर रहा है, मान लिया अगर ऐसे रोटेशन मारा तो कुछ टाइम के बाद जो है रॉड इस तरीके से हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद जो है रॉड इस तरीके से हो जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब पार्टिकल वाले सारे कॉन्सेप्ट किस पॉइंट के लिए वैलिड है, सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास के लिए हमने ये भी देखा है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू एसीएम। तो ये सारे ऐसे सिस्टम को हमें पढ़ना था, ऐसे सिस्टम के मोशन को एनालाइज करना था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एनालाइज करना था, इसीलिए एक ऐसे पॉइंट को डिफाइन किया गया जिसको हमने सेंटर ऑफ मास बोला, जिसपे कि हम सारे पार्टिकल वाले कॉन्सेप्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी और कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनको जो है स्पेसिफिक टू दिस रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। पहले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे मूव करने से पहले, बहुत सारे सिस्टम पढ़ने से पहले हमने एक पॉइंट डिफाइन किया जहां पे कि पूरे मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं, पूरे मास को सिंगल पॉइंट पे, पूरे मास को पार्टिकल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वो पॉइंट था सेंटर ऑफ मास, उसका मोशन था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में सबसे फर्स्ट है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट तो रिजिड बॉडी की जो लिटरल मीनिंग तुम्हें दिमाग में समझ में आ रही होगी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि डिफॉर्म ही ना हो, अगर हम फोर्स अप्लाई करें बिल्कुल रिजिड, तो उसको हम बोल सकते हैं इफ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इफ सेपरेशन बिटवीन any two points of object does not changes during the motion,
then it is called rigid body. Then it is called rigid body. तो पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन अगर चेंज ना हो ड्यूरिंग द मोशन वो मूव कर रहा है, उस मोशन के ड्यूरेशन में चेंज ना हो, तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल हैं उसमें. एंड if the separation between particles, distance between the particle remains constant during the motion, then it is called rigid body. जैसे अब ये बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है. क्या भाई परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट है कोई? प्रैक्टिकली परफेक्टली रिजिड कुछ भी नहीं. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो मूव करता है तो उसके बीच में स्लाइट जो है डिस्टेंसेस चेंज ना हो. स्लाइट डिफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं. अगर डिस्टेंसेस चेंज होंगी तो क्या होंगी? डिफॉर्मेशन होगा. तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो. तो परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट. परफेक्टली रिजिड बॉडी ये बहुत ही आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है. बट अगर इस कॉन्सेप्ट वाइज तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, एक ये मेरा सिस्टम है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, और ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये सरफेस स्मूथ है और इसको वेलोसिटी दे दी गई v0 और इसको भी वेलोसिटी दे दी गई v0. पूछा जाएगा कि क्या ये रिजिड बॉडी है? क्या इसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं? यस सर. यस सर. यस सर. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट, जो डेफिनेशन है उससे सोचेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या इनके बीच में ये दो पॉइंट जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गए. इस रिजिड बॉडी में हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट में अगर ये मूव करता है तो इनके बीच की सेपरेशन तो चेंज होगी ही नहीं. सेपरेशन नहीं चेंज होगी तो इसको हम रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं. रिजिड बॉडी वैसा नहीं है कि तुम सोचो अरे स्प्रिंग है तो ये कैसे रिजिड हो गया, वो नहीं. ड्यूरिंग द मोशन अगर सेपरेशन नहीं चेंज होगी तो हम उसको बोलेंगे कि रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी मोशन हम यहाँ पे सर अगर एक मतलब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते. रिजिड तब नहीं बोल सकते बिल्कुल. तो अगर ऐसा दो चार ऑप्शंस दे दिए जाएं और उसमें से पूछे जाएं कि भाई इसमें से आइडेंटिफाई करो विच रिप्रेजेंट्स द रिजिड बॉडी, तो यही देखना है कि अगर डेफिनेशन वाइज ऐसा नहीं कि स्प्रिंग होगा तो रिजिड बॉडी नहीं होगा. हमारी डेफिनेशन है कि 2 पॉइंट की डिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए. अगर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है तो वो रिजिड बॉडी है. तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे रिजिड बॉडी पे, अगर हम एनी 2 पॉइंट्स लेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ से जैसे कि देख रहे हो, कैसे कंक्लूड कर पा रहे हो, ये डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज किसके वजह से होगी? वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. अगर ऑब्जेक्ट्स के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी कुछ होती है, जैसे मान लो हमने ले लिया कि अगर ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये मान लो कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे ये 2 पॉइंट्स है, रिजिड बॉडी में ये 2 पॉइंट्स है और इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है. डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हम इस v की वैल्यू क्या बताएंगे? v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ही बताएंगे. 10 मीटर पर सेकंड. If the distance between AB remains constant, then what must be the velocity of B? वही होनी चाहिए जो सर स्ट्रिंग है ना? कुछ भी है यार, कोई भी 2 पॉइंट, ये डिस्टेंस है. तो ये कोई भी 2 पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है तो अगर एक की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि डिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? जो उस लाइन के अलोंग होगा. वेलोसिटी जो उस लाइन के अलोंग होगी, तो वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो उनकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम. तो एक की वेलोसिटी कुछ है तो दूसरे की वेलोसिटी. तो यही कॉन्सेप्ट अगर रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर इससे हमने कंक्लूड किया कि वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम. वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम. या फिर ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में कोई भी 2 पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स है, तो यहां से ये 2 पॉइंट्स हैं रिजिड बॉडी में ए बी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ है v1, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ है v2, इसी डायरेक्शन में कुछ भी है. ये एंगल जो है वो θ1 है और ये एंगल जो है θ2 है. ये रिजिड बॉडी किसी भी टाइप का मोशन कर रहा है और 2 पॉइंट की वेलोसिटीज हैं.
तो ये 2 पॉइंट की वेलोसिटी है, ये रिजिड बॉडी है, तो हम रिजिड बॉडी से क्या श्योर शॉट कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों की जो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी वो सेम है, मतलब v2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू v1 cos theta 1. कि इनके डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहती है तो दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी सेम, दोनों पॉइंट्स की ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी 0 या फिर वेलोसिटीज उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये होगा इफ ऑब्जेक्ट इज रिजिड, ऑब्जेक्ट इज रिजिड, अगर ऑब्जेक्ट रिजिड है तो v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। इसी को इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज अगर नहीं होगी तो उससे हमने ये कंक्लूड किया, कोई ऑब्जेक्ट अगर रिजिड बॉडी है देन velocity of the objects along the line joining must be same or relative velocity must be 0। ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तुम सोच रहे हो एक मिनट क्या क्या, जैसे ये रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पे मैं मान लो कि कोई भी तुम यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हो बी पॉइंट का मोशन, रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के मोशन को मुझे ऑब्जर्व करना है, तो किस टाइप का मोशन होगा, वो किस टाइप का पाथ हो सकता है जो जितना कि अभी तक तुमने पढ़ा है। क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? एक और बार रिपीट कीजिए। अगर मैं जानना चाहता हूं मोशन ऑफ ए, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं बी पॉइंट के मोशन को स्टडी करना चाहता हूं ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, रिजिड बॉडी किसी टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है और मैं ए से जो है ऑब्जर्व करना चाहता हूं, ये पॉइंट है, यहां से मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि बी किस टाइप के पाथ पे जा सकता है। तो मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ईदर रेस्ट और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। Yes, sir. इधर रेस्ट और सर्कुलर मोशन। So circular motion. सर्कुलर मोशन अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो सेपरेशन, वो तो रिजिड बॉडी चेंज है, नहीं होगा। हाँ, रिजिड Yes, sir. Rigid Circular body है, motion, रिजिड sir. बॉडी है होगा तो ही फिर नहीं। से सर्कुलर रिजिड मोशन बॉडी होगा। है, रिजिड बॉडी है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो सर्किल की प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो ए कभी भी बी को ऑब्जर्व करेगा तो या तो बी रेस्ट में ही होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में ही होगा या वो अगर मूव करेगा तो सर्कुलर में ही मूव करेगा, और कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। रिजिड बॉडी के एक पाथ के रिस्पेक्ट में, रिजिड बॉडी के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर या तो रेस्ट ही होगा वो, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो दोनों रेस्ट में है, ठीक है, या तो अगर मूविंग है तो सर्कुलर पाथ ही पॉसिबल है। डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल है, और कोई पाथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो Yes, sir. किसी भी Yes, एक sir. पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का जो पाथ है वो ऐसा ही हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या रेस्ट हो सकता है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन इसमें बताया था कंस्ट्रेंट में बताया होगा कि भाई रिजिड बॉडी की डिस्टेंसेस अगर चेंज नहीं होती है तो इसका यूज हम कंस्ट्रेंट में भी करते हैं कि ऐसे मान लो कोई रॉड है, ये स्लाइड कर रहा है, रॉड स्लाइड कर रहा है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से स्लाइड कर रहा है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये किसी v स्पीड से स्लाइड कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द v, वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम, क्योंकि ये रॉड भी रिजिड रॉड है, ये किसी भी टाइप के पाथ पे जाए, कैसा भी मूव करे, ये दोनों डिस्टेंस चेंज नहीं होनी है। ये दोनों डिस्टेंस चेंज नहीं होगी
तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब v cos 60 डिग्री और इसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग v cos 30 तो साइन वाला है बट साइन वाले से कोई मतलब नहीं। तो ये जो है v cos 30 डिग्री, v की वैल्यू क्या 10 है तो 10 cos 30 डिग्री, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये 10 सर 10 ही होगा। cos 30 डिग्री, तो शाबाश, v 10 cos नहीं होगा सर। 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री v1/2 10 root 3/2 2 cancel, so velocity is equal to 10 root 3 meter per second। 10√3 होगा। 3/√3। यस सर। तो ये रिलेशन हमने कैसे फाइंड किया, किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटीज को अगर रिलेट करना है तो ऑलवेज हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट या फिर वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम, वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मस्ट बी सेम। तो दोनों वेलोसिटी सेम हो गई। अब अगर ए के रेस्पेक्ट में तुम याद करोगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी का जो पाथ हम फाइंड करते हैं, ए जो है इस इंस्टेंट पे, अब थोड़ा सा दिमाग को शायद थोड़ा कष्ट हो सकता है, बट अगर पॉइंट्स याद होंगे बेसिक पॉइंट जैसा कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था तो कुछ कष्ट नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये ए है, तो मैंने बोला था कि मैं ए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मोशन को स्टडी करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ कैसा पाथ जाना चाह रहा है। तो जब मैं ए पे बैठूंगा मतलब मुझे जानना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर ए, ये है मतलब बी वेक्टर के ऊपर माइनस ए ऐड करना है, तो माइनस ए की डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि जो उसके कंपोनेंट्स है उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये तो बी की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, रिजॉल्व किया, ए के कंपोनेंट्स ये हैं और रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट से ये दोनों कंपोनेंट सेम है, तो अगर इसका माइनस करेंगे माइनस बी है, इसका माइनस ये से हो गया, इसका माइनस करेंगे ऐसे हो गया, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे क्योंकि रिजिड बॉडी है तो सेम है। अब इसकी वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में आ रही है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये क्या सर्कुलर पाथ पे ही जा रहा है ना। ये तो वेलोसिटी ड्रॉ कर दिया, ये इसका जो है ये वेलोसिटी आ रही है इसे, तो ये ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट की वेलोसिटी है, तो इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर। ठीक है। yes, तो जो बात यहाँ पे बोला था वही चीज है कि उसको लिख दिया। तो ये सारी कहानी होगी रिजिड बॉडी की। तो ये हमारा एक पॉइंट नंबर 1 है बेसिक रिजिड बॉडी। दूसरा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स किसका मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के कितने टाइप के मोशन वो कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे, पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन पहला। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, तीसरा होता है कंबाइंड मोशन मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कंबाइंड मोशन मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन की क्या खास बात है, टेक्निकली अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर है तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि ट्रांसलेशनल मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये रिजिड बॉडी है, ये एक रॉड है, ये रॉड है, अब ये रॉड इसको जो है ऐसे मूव कराया जा सकता है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इस इनिशियल पोजीशन से ये इसके पॉइंट्स हैं, और ट्रांसलेशनल का मतलब है इसको यहाँ से यहाँ रॉड को ऐसे जो है शिफ्ट कर दिया, किसी ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो है इसकी न्यू पोजीशन हो गई।
तो इसमें क्या है कि ये कर्विलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मतलब मोशन अलोंग द कर्व, किसी कर्व के अलोंग। ट्रांसलेशनल मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक कर्व के अलोंग हो सकता है और दूसरा रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल ऐसे। तो ट्रांसलेशनल मोशन में अगर हम हर पॉइंट की बात करते हैं, ये बेसिक पॉइंट है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेशनल मोशन में, कोई रिजिड बॉडी। तो ये है कर्विलिनियर और ये है रेक्टिलिनियर। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ कर्व पाथ, ये दोनों ट्रांसलेशनल हो सकते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन से नहीं सोचना है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी ऐसा मोशन परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, देन एवरी पॉइंट विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। इसके जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम देखेंगे यहां से, तो हर पॉइंट का जो है सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा एक्स, ये जो है डेल्टा एक्स सेम, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इस हर पॉइंट की वेलोसिटी से, फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हर पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन से। ये दोनों केस में है, कहीं पे भी देखेंगे। अगर ट्रांसलेशनल मोशन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, then its linear displacement, linear velocity and linear acceleration will be same. Linear acceleration, यही की पॉइंट है, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम चेक करेंगे कि अगर सेम है तो ये ट्रांसलेशनल होगा, अगर सेम नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं। अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो सेम होगा, अगर सेम है तो ट्रांसलेशनल होगा। कोई भी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, ये एंड भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, ये एंड भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, सारे पॉइंट की लीनियर क्वांटिटीज सेम। ठीक है, समझे? एक पॉइंट, एक कैरेक्टरिस्टिक और हम बोल सकते हैं कि Yes, sir. कि फाइनल पोजीशन, ये तो रॉड ही है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो फाइनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और है, जैसे हो सके कहीं पे, जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी जो है ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट हुआ, तो अगर हम ड्रॉ करते हैं इस रिजिड बॉडी पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो जो लाइन की न्यू पोजीशन होगी वो अपने ओल्ड पोजीशन के पैरेलल होगी। अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो रिजिड बॉडी पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ओल्ड पोजीशन के पैरेलल होगी। हो गई, क्या बात है, ठीक है, तो समझ में आ ही रहा है। इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेम ही लाइन, जैसे रॉड टाइप से ही, तो वो हम लोग उसको रोटेट कर देते तो रोटेशन नहीं, मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ कि अगर ट्रांसलेशन है तो कोई भी लाइन हम जितना ड्रॉ करेंगे, जितने पे ड्रॉ करेंगे, वो अपने न्यू पोजीशन और ओल्ड पोजीशन एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, जैसे कि एक रॉड को कंसीडर करो, इस एग्जांपल में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये रॉड है और इस रॉड में एक डिस्क है, ये डिस्क इस लोअर पॉइंट पे हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब पिन टाइप का जॉइंट है। हिंज मतलब क्या है, पिन लगा हुआ, उसके सेंटर पे एक पिन है, पिन है, और ये जो डिस्क है वो फ्री टू रोटेट है। डिस्क जो है ऐसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे ऐसे लगा हुआ, व्हील टाइप का है। और अगर यहाँ से भी ये सस्पेंडेड है और ये पूरा सेटअप क्या है, ये वर्टिकल प्लेन, हाँ ये सर, यस सर। ये फ्री टू रोटेट है। ठीक है, दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट, डिस्क इज फ्री टू रोटेट। जो नींद में है ध्यान से, डिस्क जो है वो फ्री टू रोटेट है अबाउट द पॉइंट। यहां से अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, रॉड को रोटेट करते हैं, तो थोड़ा अपने इंट्यूशन से ये बताओ कि इस डिस्क का मोशन ट्रांसलेशनल होगा या नहीं? सर नहीं, सर होगा, पैरेलल होगा। होगा। नो सर।
सर कौन सा ट्रांसलेशन मतलब कुछ सर होगा डिस्क ट्रांसलेशन में होगा। हो डिस्क नहीं होगा। ठीक है, डिस्क अगर फ्री टू रोटेट है तो अगर इसमें बाकी जो है फोर्स टार्क वो सब पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और लॉजिकली सोच पाओगे। बट अभी मान लो केवल अपने इंट्यूशन के बेसिस पे देखोगे तो जो डिस्क यहाँ पे फिक्स है इस पॉइंट पे, नो पिन वो सर। फ्री टू रोटेट है। जब हम उसके साथ ये पॉइंट अगर ऐसे ऊपर जाता है ना तो वो डिस्क एज इट इज रहेगा। वो अगर हम डिस्क पे एक लाइन ऐसे मार्क कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डिस्क अगर फ्री टू रोटेट है तो जो रॉड है वो रोटेट करता रहेगा, बट डिस्क पे लाइन वैसे ही रहेगी। डिस्क का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। जो डिस्क के पॉइंट्स हैं वो डिस्क एज इट इज रहेगा वो, और वो वैसे ही जाएगा, वैसे ही जाएगा अगर वो फ्री टू रोटेट है। फ्री टू रोटेट है तो यहाँ पे कोई इसको रोटेशन के लिए कुछ नहीं है। रोटेशन के लिए अगर यही हम इसको फिक्स कर देते, उस पॉइंट पे फिक्स कर देते, मान लो ऐसे चिपका देते या एक ऊपर से यहाँ से भी नेल कर देते, तो अब हाँ ये सर, रॉड नहीं के होता साथ साथ ही जाता। अब हाँ ये सर। रॉड के साथ साथ ही जाता, मतलब ये लाइन क्या है, रॉड के पैरेलल होती और उस केस में हाँ टिल्ट सर। होता हो। तो अगर फ्री Yes, sir. डिस्क फ्री है तो उसका मोशन ट्रांसलेशनल है। डिस्क अगर फिक्स है तो उसका मोशन रोटेशनल टाइप का, तब ट्रांसलेशन नहीं होगा। यस सर। क्यों भाई, नहीं समझ पाए? उसका तो लग रहा है। तो समझ में आया सर, सर है सर। तो अगर डिस्क फ्री टू रोटेट है तो इसका मोशन ट्रांसलेशनल होगा। बाद में धीरे से मतलब रीजन अगर टॉर्क वगैरह थोड़ा सा हो जाएगा तो उसको और क्लियरली देख पाओगे। सर मतलब ट्रांसलेशन मोशन को डिनोट करने के लिए हम लोग पार्टिकल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे body- पैरेलल शिफ्ट वो हुआ है या नहीं। हाँ वो ऐसे कर लेंगे अपने चेक करने के लिए। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन तो हाँ, रोटेशनल मोशन तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, ये मान लिया कि एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट, कोई रोटेशन में वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, हमेशा एक्सिस होगी। रोटेशन मतलब दिमाग में आना चाहिए अबाउट विच एक्सिस। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि 2-3 पॉइंट्स इसके ले लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये मान लो कि ये मास इसका जो है, मास क्या है इसके, बी सी बोल देते हैं, पॉइंट्स हैं ए बी और ये सी है, और ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है। अगर रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रहा है तो अगर मान लो हम यहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्वर एक्सिस के लॉन्ग देखता है, तो इनका पाथ कैसा होगा? इनका पाथ क्या, सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाएंगे अगर रिजिड बॉडी का रोटेशन होता है तो। अगर इस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो क्या सारे पार्टिकल सर्कुलर पे जाएंगे? सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जाएंगे। Yes, sir. तो यस सर। अगर हम टॉप से देखते हैं तो ए क्या होगा? क्या सारे पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस सेम होगी? No, sir. रेडियस नो सर। रेडियस जो है वो डिफरेंट होगी। क्या सबका सेंटर कॉमन होगा? Yes, sir. क्या उनका Yes, सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करेगा? हाँ सर। Yes, sir. एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले जो पॉइंट्स होंगे वो क्या रेस्ट में होंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट्स Yes, sir. जो यस सर। ये तो सर फिर सर ये क्या? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो पॉइंट्स होंगे क्या वो रेस्ट पे होंगे? हाँ वो रेस्ट पे होंगे, यहाँ से वो मूव नहीं कर रहे हैं।
तो क्या हम बोल सकते हैं सर, कि फिर से क्या बोल रहे हो अभी? मतलब समझ नहीं आया। एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट्स रेस्ट पे होंगे, कुछ पॉइंट्स तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी होंगे, ये पॉइंट्स। हाँ सर, यस सर। तो ये R1 है, ये R2 है, A, B एंड C, A, B की रेडियस ज्यादा तो मान लो ये C है, ये B है। अब मान लो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट है, रिजिड बॉडी 30 डिग्री रोटेट किया, रिजिड बॉडी 30 डिग्री रोटेट किया, अब ये लाइन है, तो क्या सारे पॉइंट का रोटेशन सेम होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे पॉइंट का रोटेशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, सारे पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? भाई इसका तो R1 d थीटा होगा, इसका तो R1 sir. d थीटा, ये जो है R2 d थीटा होगा, ये जो है R3 d थीटा होगा। जिसकी रेडियस क्या ये याद है, आर्क या L इज इक्वल Yes, टू sir. R यस थीटा। सर, हाँ सर। Yes, sir. तो रोटेशनल मोशन में ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस पे हैं, तो किस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? भाई ये पॉइंट जो है B पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो जिसका रेडियस ज्यादा रहेगा। जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये एंगुलर क्वांटिटीज तो सर का कुछ दिखाई दे रहा है लिखे जो? हाँ सर, दिखाई दिया अभी। and angular quantities same है, but linear quantities delta x, v and a are different. velocity भी फाइंड कर सकते हो। va की velocity क्या होगी? जो a पॉइंट है, a पॉइंट की velocity अगर ये इसकी angular velocity ओमेगा है तो a is equal to ओमेगा a, b is equal to ओमेगा into ra, ये हो जाएगा ra, RA ओमेगा इंटू RB ओमेगा इंटू RC। तो बात समझ में आई कि अगर रिजिड बॉडी का एक सिंगल ओमेगा होगा, सिंगल अल्फा होगा, सारे पॉइंट्स के जो सेम ओमेगा होगा, सेम अल्फा होगा, सेम डेल्टा थीटा होगा, बट लीनियर क्वांटिटीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस कम है उसकी वेलोसिटी कम होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. रिजिड Yes, बॉडी sir. अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, if any object is performing pure rotation, ठीक है, if any object is performing rotational motion and all the points have non-zero velocity, if all the points of rigid body has, if all the points of the rigid body have non-zero velocity, then axis of rotation must lie outside the body, inside the body, or it may lie outside the body, inside the body. अगर कोई रिजिड बॉडी है, वो प्योर रोटेशन में है और उसके सारे पॉइंट की नॉन जीरो वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, देन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा? इट मस्ट बी इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, मे इनसाइड द बॉडी, इट मे लाई इनसाइड द बॉडी, इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी। थोड़ा फिर से बोल सकते हैं? तो थोड़ा फिर से छोड़ो, Outside the body. आउटसाइड। if all the points have, अबे छोड़ो यार, rigid body have non-zero velocity, then axis of rotation must lie, axis of rotation must lie outside the body. क्या अगर सारे पॉइंट्स की याद तो पता है कि अगर एक्सिस इसी ऑब्जेक्ट में होगा तो ये पॉइंट्स तो रेस्ट में होंगे, ये पॉइंट्स तो रेस्ट में है।
मतलब सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी नहीं है, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है, कुछ की नॉन जीरो है और कुछ की जीरो है। 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स में से जो है मान लो 90 पॉइंट्स की जो है नॉन जीरो वेलोसिटी है, 10 पॉइंट्स की जीरो वेलोसिटी, मतलब वो 10 पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। बट यहाँ पे दिया हुआ कि अगर if the points of the rigid body have non-zero velocity, all the points, अगर सारे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कोई आउटसाइड वाली एक्सिस होगी, डिफरेंट है, तो ये सारे नॉन जीरो वेलोसिटी होंगे। यस सर। तो इससे रोटेशनल मोशन का कंक्लूजन क्या है अभी, अगर पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन में है तो कौन सी क्वांटिटी सेम है, एंगुलर क्वांटिटी सेम। लीनियर मोशन में है तो लीनियर क्वांटिटी सेम, रोटेशनल मोशन में है तो एंगुलर क्वांटिटी सेम। एंगुलर क्वांटिटी से। अब नेक्स्ट है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड सर एक बार ऊपर कीजिए ना। कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन का मतलब है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। हो गया, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। Yes, sir. कंबाइंड, देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट कर लोगे। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन CTRM, इसको बोलते हैं CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, तो व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग, then object undergoes a combined motion. When axis of rotation, पहले क्या था, ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा था। प्योर रोटेशन में क्या है भाई, एक्सिस फिक्स है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अब वो एक्सिस भी मूव करना अगर स्टार्ट कर दे तो रिजिड बॉडी का कैसा मोशन हो जाएगा, कंबाइंड मोशन। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टार्ट्स मूविंग, then